नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, यूपी की सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है। शिवपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी है। बड़ी खबर है ये, सीएम आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। अखिलेश के चाचा शिवपाल की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 5 कालिदास मार्ग पर शिवपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि ये शिष्टाचार मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि प्रसपा की तरफ से इस बात का इजहार कि मुलाकात शिष्टाचार थी, किसी तरह की कोई बात नहीं है। हालांकि पिछले दिनों शिवपाल यादव दिल्ली पहुंचे थे, इस बात की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि कमान से मुलाकात शिवपाल यादव की हुई थी, लेकिन जिस दिन गठबंधन की बैठक अखिलेश यादव ने बुलाई थी, उस दिन इटावा में शिवपाल यादव भागवत कथा सुन रहे थे। और आज 5 कालिदास मार्ग पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में मुलाकात हुई है, विधायक पद की शपथ लेने के बाद। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन और सीएम के 100 दिन के टारगेट के बाद अब मंत्री भी एक्शन मोड में आ चुके हैं। आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रभार मिलने के बाद पहली बार लखनऊ स्थित सिंचाई विभाग पहुंचे। स्वतंत्र देव सिंह ने के साथ में राज्य मंत्री रामकेश निषाद भी मौजूद थे। दोनों मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ एक बैठक करी और सीएम के निर्देश पर विभाग की समीक्षा करी है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ये पहली बैठक हुई है, अधिकारियों का परिचय हुआ है। सीएम ने जो 100 दिन का लक्ष्य दिया है उसको लेकर चर्चा हुई है। सीएम के निर्देशों का पालन करते हुए हम लगातार समीक्षा बैठक करेंगे। ये विभाग अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छा चलेगा। आज परिचय बैठक है। परिचय बैठक के लिए आज हम उपस्थित हैं। एक बार परिचय बैठक हो जाए, जो कार्य योजना है उसमें गति कैसे पकड़ेगा और गरीबों को लाभ कैसे मिलेगा, किसानों को लाभ कैसे मिलेगा, अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिले, इसलिए विभाग है। हम अधिकारीगण, कर्मचारी और हम मंत्रीगण मिलकर गरीबों की जो लक्ष्य है, गरीबों के लिए पानी का, टेल तक पानी पहुंचे, उनके घर तक पानी पहुंचे, स्वच्छ पानी मिले और सभी स्वस्थ रहे, इसकी हम सब चिंता करें। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बुलडोजर माफियाओं के अवैध अतिक्रमण लगातार ध्वस्त कर रहा है। आज राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बालू अड्डा के पास बने बीएसपी नेता फहाद का अवैध अपार्टमेंट प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि इस अपार्टमेंट का निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन पर हुआ था। इस अपार्टमेंट को गिराने के लिए एलडीए की ओर से पहले भी कई बार नोटिस जारी हुआ था, जिसके बाद आज एसीपी हजरतगंज अखिलेश सिंह समेत तमाम अफसरों की मौजूदगी में इसे ध्वस्त कर दिया गया। वहीं लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की बेल वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त एसआईटी ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को जमानत देने के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार से अपील दायर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती को लेकर अपना रुख साफ करने के लिए 4 अप्रैल तक का वक्त भी दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील को लेकर यूपी का क्या रुख है। 4 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार जैन की चिट्ठी को राज्य सरकार और याचिकाकर्ता को देने को कहा है। आपको बता दें कि एसआईटी ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखते हुए कहा था कि मिश्रा को दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर इसे रद्द कराया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार में मंत्री बने नेताओं ने अपने अपने विभागों का कार्यभार संभालना शुरू कर दिया। तो वहीं अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया। ऐसे में जनता टीवी ने राज्य मंत्री दानिश अंसारी से खास बातचीत की है, सुनिए। मंत्रिमंडल गठन के बाद अब सभी मंत्री अपने कार्यालय पहुंच रहे हैं, प्रभार संभाल रहे हैं। हमारे साथ दानिश अंसारी जी हैं, जो आज पहले दिन पहुंचे हैं अपने कार्यालय। आज आप पहुंचे हैं, पहला दिन है, किस तरह से देखते हैं और आगे की क्या रणनीति है इस विभाग को लेकर?
रणनीति साफ है कि हमको अपने विभाग के माध्यम से अल्पसंख्यकों के बीच में, माइनॉरिटीज़ के बीच में विकासकारी कार्य करने हैं। हमें ग्राउंड लेवल पे जाके माइनॉरिटीज़ के बीच में काम करना है और जो भी योजनाएं हमारी पिछले 5 साल में हम बहुत अच्छे से चला रहे हैं, उनको और कैसे इम्पैक्टफुल बना पाएँ, उनका इम्प्लीमेंटेशन को और इफेक्टिव वे से कैसे कर पाएँ, इन तमाम चीज़ों पे हमें काम करना है। और हम साफ नीयत के साथ काम करने वाली हमारी सरकार है और इस साफ नीयत पे जनता को पूरा भरोसा है और जनता के इस भरोसे को हम पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूं और हम दिन रात मेहनत करके उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए काम करेंगे, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम करेंगे। ये हमारा प्राइमरी एजेंडा है। वक्फ बोर्ड काफी विवादों में रहा, आप राज्य मंत्री बने हैं, सीबीआई जांच भी चल रही है, उसके ऊपर 10 सालों की जो पूरी तस पड़ताल की जा रही है, तो फिलहाल इस डिपार्टमेंट को लेकर क्या देखते हैं आप? तमाम उन बिंदुओं के बारे में विचार चल रहा है जहां गड़बड़ियां हैं, उन गड़बड़ियों की जांच कराई जाएगी और जो भी जहां भी गड़बड़ी करते हुए पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। एक साफ सुथरे इमेज के साथ, एक साफ सुथरा हमारा जो विभाग है उसके कामों को हमको पूरी ईमानदारी के साथ करना है, यही हमारा प्राइमरी एजेंडा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी आपके पास है, फिलहाल उसमें जो समुदाय के लोग हैं उनके लिए क्या देखते हैं, आगे क्या उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है? और पिछले 5 साल में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके सुरक्षा के लिए। आगामी जो हमारे 5 साल हैं उनमें भी हम जो पुरानी हमारी योजनाएं चल रही हैं उनको और कैसे अच्छा बना पाएँ, उनको और कैसे बेहतर बना पाएँ, उनको और कैसे इम्पैक्टफुल बना पाएँ, इन तमाम बिंदुओं पर भी हम काम करने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। देखिए, दानिश अंसारी जी हैं, आज पहला दिन है, इन्होंने अपने कार्यालय का प्रभार संभाला है। फिलहाल उनका कहना है कि आने वाले समय में सभी इस तरह की जो योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा, खासकर अल्पसंख्यकों के लिए नए रास्ते खोले जाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ तौफीक दुबे, जनता टीवी, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के गुडम्बा इलाके में स्थित स्कॉर्पियो क्लब रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश करी तो बदमाशों की ओर से पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। ऐसे में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करी है। इस दौरान गोली एक बदमाश के पैर में लगने से वो मौके पर ही घायल हो गया। घायल को ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया है और इसके अलावा बदमाश अतीक को गिरफ्तार करते हुए पूछताछ भी की जा रही है। गुडम्बा पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई है। ये मुठभेड़ गुडम्बा इलाके के स्कॉर्पियो क्लब रोड पर हुई है। मेरे साथ में एडीसीपी नॉर्थ प्राची सिंह मैम मौजूद हैं। मैम, ये जो मुठभेड़ हुई है, कौन अपराधी थे और किस घायल हुए हैं, क्या कुछ रहा मामला? अभी प्रथम दृष्टया पता लगा है कि ये दोनों चेन स्नैचर थे, जिसमें एक का नाम असलम है और इसमें असलम को दाहिने पैर में गोली लगी है। उसने भागने का प्रयास भी किया था। दूसरे साथी को भी पकड़ लिया गया, इनसे पूछताछ की जाएगी। अभी मौके से इनके पास से 2 पीली धातु की चेन और लगभग 10,000 के रुपए मिले हैं। बाकी पूछताछ की जाएगी, फिर बाकी पता लगेगा कि और क्या क्या अपराध इन्होंने किए हैं। मैम, भागने के दौरान क्या पुलिस पार्टी के ऊपर भी फायरिंग हुई थी दूसरी तरफ से? हाँ, पहले इन्होंने अपनी तरफ से फायर किया था। जब इनको रोकने की कोशिश की गई तो इनका थोड़ा बाइक वगैरह मुड़ गया, नीचे गिर गए, तो हमारी पुलिस ने इनको दौड़ा के पकड़ा और सेल्फ डिफेंस में हमारी पुलिस की तरफ से भी फायर हुआ है। मैम, किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ये सक्रिय रहते थे? क्या उत्तरी जोन में ज़्यादा सक्रिय थे, गुडम्बा, इंदिरा नगर, जानकीपुरम, कई जगह इनका सीसीटीवी फुटेज भी आया था और इनके पास से भी असलहे बरामद हुए हैं। तो ये डीसीपी नॉर्थ प्राची सिंह थे, जिनका सीधा कहना है कि जो सक्रिय आरोपी थे ये नॉर्थ जोन में ज़्यादा सक्रिय रहते थे और ये शातिर चेन लुटेरे थे, जिसमें से एक के पैर में गोली लगी, उसको घायल अवस्था में अस्पताल भेज दिया गया और दूसरे को अतीक को गिरफ्त में ले लिया गया है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अशर असरार, जनता टीवी, लखनऊ। यूपी बोर्ड की 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया। इसके बाद 24 जिलों में पेपर रद्द करने का निर्णय लिया गया। ये परीक्षा आज दोपहर 2 बजे आयोजित होने वाली थी। परीक्षा रद्द होने के बाद अब 13 अप्रैल सुबह 8 बजे एग्जाम होगा। इस संबंध में शिक्षा निदेशक और सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनय कुमार पांडे ने आदेश जारी करते हुए परीक्षा के निरस्त होने की जानकारी साझा करी है। आदेश में ये भी साफ बताया गया कि इन 24 जनपदों को छोड़कर बाकी जगहों पर परीक्षा यथावत आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने जो निर्देश जारी किए हैं उसमें पेपर के जनपद बलिया से लीक होने की आशंका व्यक्त की गई है। ऐसे बलिया के DIOS को सस्पेंड भी कर दिया गया है। जो पेपर लीक हुआ है उसकी पहचान 1316 ED और 1316 EI की सीरीज के तौर पर हुई है। पेपर लीक होने पर यूपी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। किन परिस्थितियों में
ये पर्चे लीक हुए हैं और कहां से ये लीक हुए हैं, किसकी मिलीभगत से हुए हैं। शिक्षा विभाग के स्तर से भी इसमें कार्रवाई की गई है और एसटीएफ तथा जिला पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इसमें सभी पहलुओं को जांच करते हुए जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें। तो वहीं पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि सरकार की अक्षमता में कब तक नौजवानों पर अत्याचार होगा। भाजपा के अक्षम नेतृत्व की वजह से आज नौजवानों का भविष्य खतरे में। 24 से ज्यादा जनपदों में आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पेपर लीक हो गए। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 17 से ज्यादा नौकरियों के पेपर लीक हो गए। प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है मुख्यमंत्री जी कि आपकी अक्षमता को कब तक आखिर नौजवानों पर जुल्म और अत्याचार होगा। इस घटना की जांच होनी चाहिए। सत्ता पक्ष से जुड़े जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नई सरकार को जनता ने जनादेश दिया, लेकिन सरकार पुनः अपनी अक्षमताएं दिखाना शुरू कर चुकी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात उत्तराखंड की करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी है। तो वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो दायित्व उन्हें सौंपा है उसका वो पूरी निष्ठा ऊर्जा के साथ निर्वहन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो महत्वपूर्ण विभाग सीएम ने उन्हें सौंपा उसके लिए वो मुख्यमंत्री का धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपको बता दें, प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त कार्य एवं संसदीय मंत्री समेत शहरी विकास विभाग भी सौंपा गया है। मैं अपने युवा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का और अपने नेतृत्व का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि जिन्होंने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विभाग से नवाजा है। और निश्चित रूप से आप सब जानते हैं जिस प्रकार से मैंने पिछले कार्यकाल के दौरान अध्यक्ष विधानसभा के रूप में, और आपने स्वयं ने कहा कि मैंने ठीक कार्यकाल मेरा रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी हम लोग इस जो हमें दायित्व मिला है, जो मुझे दायित्व मिला है, उस पर बखूबी मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, शक्ति के साथ काम करूंगा। और निश्चित रूप से चाहे वो शहरी विकास की बात हो, चाहे वित्त विभाग की बात हो, और चाहे फिर संसदीय कार्य मंत्री के रूप में काम करने की बात हो। पहाड़ों की रानी मसूरी में पेयजल निगम की तरफ से बिछाई जा रही यमुना मसूरी पेयजल योजना की कार्यशैली के खिलाफ आज व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों के साथ साथ मसूरी घूमने आए पर्यटकों का आक्रोश फूट पड़ा। मसूरी व्यापार मंडल के व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों ने ग्रीन चौक पर धरना प्रदर्शन किया और पेयजल निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई है। व्यापारियों का आरोप है कि पेयजल निगम की तरफ से बिछाई जा रही पाइपलाइन का काम कछुआ गति से किया जा रहा है। साथ ही इसमें गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं रखा गया। पाइपलाइन को बिना टेस्टिंग के बिछाने को लेकर के भी व्यापारी आक्रोशित हैं। देखिए, उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा मसूरी में एकाएक जनवरी के महीने में कार्य शुरू कर दिया। मसूरी की समस्त रोडों को खोद दिया, चाहे वो माल रोड हो, पिक्चर पैलेस से बड़े मोड़ किंगरेकी रोड हो, अकेडमी हैप्पी वैली की रोड हो। और सबसे बड़ी कमी की बात यह है कि सारी की सारी रोडें टूटी बड़ी हैं, धूल मिट्टी है, पत्थर है, धूल उड़ रही है, दुकानों में जा रही है, नागरिकों स्वास्थ्य हानि का डर है। साथ साथ उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का पहला 2 दिवसीय सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। वहीं ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सदन की कार्रवाई में शांति एवं सुचारू पूर्वक सहयोग के लिए पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों का धन्यवाद दिया और कहा कि प्रदेश हित और जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों की ओर से शांतिपूर्वक गंभीर चिंतन मनन किया गया है। ऐसा है कि जितनी सौहार्दपूर्ण में चीज़ें हों, जितने आराम से चीज़ें हों, उतनी ही बात जनता तक पहुंचती है। बहुत ज़्यादा चिल्लाने चीखने से ना तो जनता कुछ सुन सकती है, और एक हमें अपनी जो जनता है उसको शायद ये भी दिखाना है कि जब हम संसद में चुनकर आते हैं, जब विधानसभाओं में चुनकर आते हैं, तो एक तरह का व्यवहार होना चाहिए। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन के अंदर और बाहर महंगाई का मुद्दा छाया रहा। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सदन में सभी काम रोककर नियम 310 के तहत महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। शाम के वक्त विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने नियम 58 के तहत महंगाई के मुद्दे को सदन में ग्राह्यता पर सुना और उसे आग्रह किया, यानी कि उसे पूरी तरीके से अस्वीकार भी कर दिया। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए सदन के वेल में जाकर हंगामा काटा है और विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई बाधित रही। 310 के कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से महंगाई के विषय को हम सदन में लाए थे। अध्यक्षा जी ने कार्य स्थगन के इस प्रस्ताव को
नियम 58 के अंतर्गत सुनने का काम किया और तमाम कांग्रेस के साथियों ने प्रदेश और देश में बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता व्यक्त की। उत्तराखंड में अब धामी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। कुल मिलाकर कई सस्पेंस थे जो अब खत्म हो गए हैं। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि किसे मिला कौन सा प्रभार। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल के सदस्यों का इंतजार खत्म हो गया है। शपथ ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें विभाग भी बांट दिए हैं। नई सरकार का हिस्सा बने पिछली सरकार के 5 में से 4 मंत्रियों को उनके अधिकतर पुराने विभाग सौंपे गए हैं। एकमात्र पुराने मंत्री सुबोध उनियाल के सभी विभाग बदले गए। मुख्यमंत्री धामी ने गृह, आबकारी, औद्योगिक विकास, खनन समेत सर्वाधिक 23 विभाग अपने पास रखे हैं। कई महत्वपूर्ण विभागों को उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ साझा किया है। मंत्रिमंडल में शामिल 3 नए चेहरों को उनके राजनीतिक अनुभव के हिसाब से विभागों का जिम्मा सौंपा गया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुष्कर सिंह धामी जिन्हें गृह समेत 21 विभाग सौंपे गए हैं। सतपाल महाराज जिन्हें लोक निर्माण समेत 7 विभाग सौंप दिए गए। प्रेमचंद अग्रवाल जिन्हें वित्त समेत 5 विभाग संभालना होगा। गणेश जोशी जिन्हें कृषि समेत 3 विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर धन सिंह रावत जिन्हें चिकित्सा समेत शिक्षा विभाग से जुड़े जो प्रभार सौंपे गए हैं। सुबोध उनियाल वन समेत 4 विभाग इन्हें सौंपे गए हैं। रेखा आर्या महिला एवं बाल विकास समेत 3 विभाग संभालेंगी। चंदन रामदास समाज कल्याण समेत 4 विभाग संभालेंगे। सौरभ बहुगुणा पशुपालन समेत 4 विभाग की जिम्मेदारी देखेंगे। तो चुनाव के बाद से ही जिसका इंतजार था लगभग वो खत्म हुआ है। अब 5 साल सरकार चलनी है और आगामी आम चुनाव भी है। ऐसे में देखना होगा पार्टी नेतृत्व अपने कैबिनेट के साथ कैसे तैयारी करता है और प्रदेश के लिए क्या कुछ भूमिकाएं सरकार की तरफ से निभाई जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उत्तराखंड में धामी 2.0 की सरकार बनते ही एक बार फिर से विकास कार्यों को तेजी देने का काम शुरू हो चुका है। इसी क्रम में उत्तराखंड में प्रवास के मुद्दे पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संकल्प पत्र के तहत हिम प्रहरी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। सीएम धामी ने कहा, जैसा कि हमारे घोषणा पत्र में वादा किया गया है, हम हिम प्रहरी योजना लाएंगे जो उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां प्रवास तेजी से होता है, ताकि लोग रुके रहें, बाहर न निकलें। सीएम धामी ने कहा कि हम पूर्व सैनिकों को राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसाने को प्राथमिकता देंगे। अपने संकल्प में दिया है कि हम हिम प्रहरी योजना लेकर आएंगे और हिम प्रहरी योजना के माध्यम से जो हमारे सीमांत के क्षेत्र हैं जहाँ पर पलायन बहुत तेज़ी से हो रहा है, वहाँ के लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहें और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, अर्धसैनिक बलों में हैं, अन्य स्थानों पर जिन्होंने काम किया है, उनको हम प्राथमिकता के आधार पर उस योजना में समाहित करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बहुत बेहतरीन और सुरक्षित हो। नमस्कार।